मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ष 2024 के लिए जो मैंने टॉपर सीरीज स्टार्ट किया था, हिंदी विषय का लेक्चर नंबर सेकंड होने जा रहा है। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो समझिए 17 नंबर का पूरा तुमने मिस कर दिया है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं 17 नंबर के उन सभी क्वेश्चन आंसर को बताया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा। अगर आपने इसे भी स्किप किया या फिर मिस किया तो समझिए 10 नंबर का आपका छूट जाएगा। और इसी तरह धीरे धीरे अगर आपने एक कोई भी वीडियो मिस किया तो डेफिनेटली तुम स्कूल में टॉप नहीं कर पाओगे, नहीं बन पाओगे अपने स्कूल का टॉपर, नहीं कर पाओगे मध्य प्रदेश में टॉप। अगर वाकई आपको टॉप करना है तो टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को लगातार और बैक टू बैक देखते रहिए, 2 से 3 बार रिपीट कीजिए ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा टॉपर सीरीज में कवर कर रहा हूँ आपके परीक्षा अध्ययन से। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो दिन बेहतर है, परीक्षा अध्ययन नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराता हूँ उसे अच्छे से रट लीजिए, डेफिनेटली आपके स्कूल में यही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट टॉपर सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट। और आपको मैं बता देता हूं, पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा का पेपर आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में काव्य खंड के सभी क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया था, आपके गद्य पद्य को कवर कर लिया था, आपके कवि परिचय कवर कर लिया था, आपके भावार्थ को कवर किया था। एक एक चीज़ हमने कवर कर लिया है, मतलब 17 नंबर आपका कंप्लीट मैं कर दिया हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे काव्य बोध के उन सभी क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन हो, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे काव्य क्या होता है, फिर उसके बाद रस देखेंगे, छंद देखेंगे और देखेंगे अलंकार कौन कौन से हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं काव्य बोध की तरफ और यहाँ से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि परीक्षा में हमेशा पूछता है कि काव्य की परिभाषा लिखिए और इसके भेद बताइए। तो काव्य का मतलब होता क्या है? जब किसी चीज को देख करके या सुन करके हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य, मतलब जिससे हमको रस मिले वही तो काव्य है। अब रस हमें 2 तरह से मिल सकता है। एक रस ऐसा होता है जिसके केवल सुन करके हमें मजा आए और दूसरा होता है केवल देख करके मजा आए। तो सिंपल सा, एक हो गया दृश्य काव्य और दूसरा हो गया श्रव्य काव्य। जब कोई चीज को देख करके हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं दृश्य काव्य, और जब किसी चीज को सुन करके आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका नाटक। नाटक को तुम आंख से देखते हो और देखने के बाद ही तुमको मजा आता है। और संगीत को तुम कान में सुनते हो तभी जाकर के तुमको मजा आता है। अब हमने दृश्य और श्रव्य को तो समझ लिया। आपको पता है श्रव्य काव्य के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया प्रबंध और दूसरा हो गया मुक्तक काव्य। ये श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं, मतलब 2 प्रकार हैं। अब प्रबंध काव्य क्या होता है? तो प्रबंध काव्य के अंदर भी 2 भेद होते हैं। एक होगा खंड काव्य, दूसरा होगा आपका महाकाव्य। महाकाव्य मतलब जब किसी कथा का वर्णन संपूर्ण रूप से होता है, समग्र चित्रण होता है, उसे कहते हैं महाकाव्य। और जब किसी अंश के रूप में चित्रण होता है उसे कहते हैं खंड काव्य। तो इस प्रकार से इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं मुक्तक काव्य के। तो इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है पाठ्य और दूसरा होता है गेय मुक्तज्ञ। बाकी एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि काव्य किसे कहते हैं और इसे कितने भेद होते हैं, तो आपको सिंपल सा बताना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसाक्तम काव्य वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और यहीं पर बताना है कि इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य और दूसरा होता है दृश्य। इतना लिख करके कंप्लीट करना है। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछे कि महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है, तो जाकर के महाकाव्य और खंड काव्य आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड देखो 2022 में पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध काव्य क्या होता है? ये कभी नहीं पूछता है, लेकिन आप देख लो, प्रबंध काव्य विषय प्रधान तथा वर्णीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध तरीके से काव्यात्मक वर्णन होता है, इसे कहते हैं प्रबंध काव्य। एग्जाम में कभी नहीं आया, नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? महाकाव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य किसे कहते हैं, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो महाकाव्य का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के या फिर किसी विशेष के बारे में जीवन का समग्र चित्रण हो,
मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसे कहेंगे महाकाव्य। जैसे सपोज करिए कि अगर तुम मेरे बारे में कहानी लिखना प्रारंभ करते हो तो मेरे जन्म से लेकर के और मेरे मृत्यु तक की कहानी लिखते हो तो आप लिख रहे हो मेरे बारे में महाकाव्य। लेकिन जब से तुम मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, जब से मुझे जानने लगे हो, अगर तब से मेरे बारे में कहानी लिखते हो तो इसे कहेंगे खंड काव्य। मैं उम्मीद करता हूँ महाकाव्य और खंड काव्य में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एग्जाम्पल दूं, रामचरितमानस तुम देखोगे जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बचपन से लेकर के और उनके ब्याह की मृत्यु की तक का वर्णन दिया गया है। यही तो है आपका महाकाव्य। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछता है हमेशा 2 नंबर के हिसाब से, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड खंड काव्य क्या होता है, जिसमें जीवन के किसी एक अंश या एक पक्ष का चित्रण होता है, इसे कहते हैं खंड काव्य। जैसे आपका सुदामा चरित्र हो गया। सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है, केवल कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन है ना। जानकी मंगल हो गया जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। सुदामा चरित्र को लिखने वाले नरोत्तम दास जी हैं। सिद्धराज हो गया और आपका गंगावतरण हो गया। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। अगर तुम अंतर पढ़ लेते हो तो अंतर पढ़ लोगे तो तुमको डेफिनेशन भी पता चल जाएगा, इसकी विशेषता भी पता चलेगी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अरे भाई विशेषता ही तो आपको लिखना है ना। एक साइड महाकाव्य में महाकाव्य का लिख लो, खंड काव्य में खंड काव्य का लिख लो। मतलब तुमको एक चीज़ केवल रटना पड़ेगा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर तुम सब कर जाओगे। रटना एक चीज़ है, बाकी पढ़ना सभी चीज़ है। ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर साल पूछता है। बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का। बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा, ना तो पाठक मुक्त ना तो गेय, कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम रस की तरफ। रस क्या होता है, रस सिंपल सा यार, किसी चीज़ की आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। और ये आनंद हमारे अंदर विद्यमान होता है, स्थित परिस्थिति में उत्पन्न होता है। जैसे अचानक हमने सांप देखा तो सांप देख करके हम डर गए, अरे बाप रे सांप आ गया, है ना, धक 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 करने लगा। ये आपके अंदर रस छिपा था, वो निकल के उद्दीप्त हुआ, है ना, तभी जाके उद्दीपन बना है। वो समझाएंगे हम, टेंशन मत लो। तो उद्दीप्त हुआ मतलब बाहर निकला, यही तो आपका रस है। हमने कोई चीज़ देखा और हमारे अंदर जोश आ गया एकदम, अरे मार डालेंगे, काट डालेंगे, है ना, यही तो आपका उद्दीपन हुआ, मतलब आपके अंदर वीर रस आ गया। अगर हमने कोई चीज़ को देखा, किसी ने कोई जोक मारा, देख के हंसने लगे, आपके अंदर रस विद्यमान था लेकिन बाहर निकला, वही तो आपका हास्य रस हो गया, है ना। तो इस प्रकार से रस को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से केवल आपको रस का परिभाषा पढ़ना है, बाकी कोई भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा जरा सुनो। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। 2 प्रश्न पूछता है, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। दूसरा प्रश्न बनता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है और हर साल रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा रस की कितनी संख्या होती है, फिर कितने रस हैं, तो रस की संख्या वर्तमान में 11 है। यहाँ पर 9 लिखा गया है, 9 नहीं आपको 11 करना है। 10वां आपका वात्सल्य है और 11वां आपका एक और रस है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 11 रस हैं वर्तमान में, यहाँ पर 9 दिया गया है, अपडेट कर लेना बेटा। देखो यहाँ पर 10 तक का ही उल्लेख किया है, लेकिन 11 रस तक हो चुका है, एक बार आप गूगल जरूर करना, ठीक है। बाकी कन्फर्म है 11 रस ही आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, सभी रस का स्थायी भाव बताओ जी, 1 नंबर में प्रश्न पूछता है। जैसे श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद और भयानक का भय, वात्सल्य का वात्सल्य हो गया, ठीक। वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पूर्वक वर्णन किया गया है, जिस प्रकार से रसखान जी लिखते हैं ना कि काग के हाथ बड़ी सजनी, हरी हाथ सुली गए माखन रोटी। मतलब वात्सल्य रस में माता और बच्चे के प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब देखो आपको यहाँ से पढ़ना क्या है, सभी रस का परिभाषा आपको पढ़ना है। और परिभाषा तुमको पता होगा, एक सिंपल सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक, सपोज करो मैं श्रृंगार बताता हूँ, तो सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। यहीं पर तुमसे पूछ ले वीर का बताओ, तो वीर का स्थायी भाव क्या होता है, ये तुमको स्थायी भाव पता है तो तुम परिभाषा लिख जाओगे। वीर का होता है उत्साह, तो सिंपल सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ वीर रस कहलाता है। और एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो श्रृंगार रस होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। संयोग का मतलब ये होता है कि जब दूल्हा और दुल्हन मिले, शादी हो, उसे कहते हैं संयोग। लेकिन वियोग का मतलब होता है कि जब दूल्हा और दुल्हन बिछड़े। सपोज करो कि किसी की शादी हुई और कोई बिछड़ गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई, है ना, कभी कभी होता है ना ऐसा, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसे कहेंगे वियोग रस, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों समझ में आया होगा। एंड तुम्हारे परीक्षा में श्रृंगार नहीं पूछेगा, क्लियरली बता दिया, नहीं पूछेगा। फिर पूछेगा क्या, आगे जितने ही बचे हैं वो पूछ सकता है, चाहे आपका हास्य हो, रौद्र हो, आपका कोई भी रस हो, ठीक है, वात्सल्य हो, कोई भी हो, परीक्षा में पूछने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक डेफिनेशन तो मैं बता दिया कि सा हृदय के हृदय में स्थित जो रस हो वो रस लिखना है, और इसके नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव संयोग होता है, वहाँ ये रस कहलाता है। अब एक एक उदाहरण आपको देखना है। जैसे वीर का क्या हो गया, तो वीर का बुंदेले हर बोले मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये वीर का हो गया। तो एक एक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सा आपको स्वयं मेहनत करना है, गूगल में सर्च करना है और सबका एक एक परिभाषा नहीं, एक एक एग्जाम्पल आपको रट डालना है। इस चीज़ को ध्यान रखना जितने भी रस है। तो चलिए, तो रस के इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम छंद को देखते हैं। छंद क्या होता है? छंद का मतलब ये होता है कि किसी रचना में अक्षर और मात्राओं का उपयोग करके हम किस प्रकार से रचना करते हैं, वही छंद कहलाता है। छंद भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद मतलब जिसमें मात्राओं का उपयोग करके हम रचना करते हैं उसे कहते हैं मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णाओं का उपयोग करके हम रचना करते हैं उसे कहते हैं वार्णिक छंद। मतलब जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे कहेंगे मात्रिक, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे कहते हैं वार्णिक छंद। आपको पता है दोहा और चौपाई आपका मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई भी हम मात्राओं की गणना करते हैं तब जाकर के लिखते हैं। एक होता है दीर्घ और एक होता है लघु, ये तुमको पता होगा। तो जो बड़ा होता है, जैसे बड़ा दा मैंने लिख दिया, इसे कहेंगे दीर्घ, तो इसका सिंबल होता है यस। और जैसे मैंने छोटा आ लिखा, इसे कहेंगे लघु, इसका सिंबल होता है एक, मतलब एक सिंपल ए वाला खड़ी पाई, ठीक। तो इसे एक काउंट करते हैं, इसे दो काउंट करते हैं, और इसकी वर्णों गणना करके हम पूरा इसमें मात्राओं गणना करके हम पूरा लिखते हैं, इसे कहते हैं हमें मात्रिक छंद। अच्छा, वार्णिक छंद जिसमें वर्णों गणना होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्रिक और वार्णिक समझ में आया होगा। आपके स्कूल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा मात्रिक छंद के एग्जाम्पल्स एंड मात्रिक छंद ही तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए भैया, दोहा क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा आपका चौपाई होता है। तो दोहा जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और चौथे और दूसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसे कहते हैं दोहा। कुल इसमें 24 मात्राएं होती हैं। अब देखो इसमें मात्रा गणना होती है। देखो इसे कहेंगे 2, 2 4 हो गया, 1 5, 1 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 में से आपका एक जो 11 में से 2 जोड़ेंगे 13, 13 में से 2 15, 15 2, 15 2 आपका 17, 17 2 19, 20 21, और 21 2 कितना हो गया? 21 2 23, 1 24। भाई ऊपर वाले में 24 हो गया, ये देखो 24, 11 13 24 हो गया, ठीक। ऐसे नीचे 24 होगा। इस प्रकार से गणना की जाती है। अब देखो जैसे मैंने बोला था बड़ा को एस लिखा जाता है, देखो बड़ा जा है तो एस लिखा है, छोटा ता है, यहाँ पे देखो क्या है, छोटा ता है, और छोटा ना है तो एक एक खड़ी पाई खींच दिया, ठीक। इस प्रकार से गणना की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोहा आपको समझ में आया होगा। दोहा तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, और चौपाई तुम्हें पढ़ना है, दोहा और चौपाई दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है अलंकार। अलंकार का मतलब वो क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है सिंपल सा आभूषण। जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर आभूषण अत्यधिक शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार शोभायमान होता है ना। आप देखोगे आपकी मम्मी आभूषण पहन लेती हैं तो बहुत ही प्यारी और अट्रैक्टिव और आकर्षित लगती हैं। ठीक वैसे अगर तुम काव्य लिख रहे हो और अलंकार का उपयोग कर दिए, तुम्हारा काव्य जो है वो चमक जाएगा, है ना। एक आभूषण कार्य करता है। तो सिंपल सा परिभाषा होता है कि काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। सौंदर्य मतलब शोभा, ठीक। ये आपका परिभाषा लिखा गया है। अच्छा, ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब समझना कैसे। शब्दालंकार नाम से स्पष्ट है, मतलब जिसमें शब्द के कारण काव्य में चमक आए उसे कहेंगे शब्दालंकार। लेकिन जब किसी अर्थ के कारण काव्य में चमक उत्पन्न हो उसे कहेंगे अर्थालंकार, ठीक। शब्द और अर्थ आपको पता होना चाहिए, बस परीक्षा में इतना ही पूछेगा कि अलंकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा आपको लिखना है, जब किसी काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। फिर आप हेड डालेंगे शब्दालंकार क्या होता है। तो जब किसी अलंकार में या काव्य में शब्द के कारण अलंकृत हो उसे कहेंगे शब्दालंकार, और ऐसा कोई काव्य जिसमें अर्थ के कारण वो शोभायमान हो या अलंकृत हो उसे कहेंगे अर्थालंकार, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब तुम्हारे परीक्षा में क्या आएगा, इसको जरा सुन लो। तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। जैसे मैंने बोल दिया, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गए, गए निशाचर भाग।
मतलब हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका जल गई। बताओ ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लेकिन हमने वर्णन किया। और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, और वहाँ के जितने भी राक्षस थे वो सारे सारे भाग गए। ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये सपोज करो कि मेरे पास मोबाइल है कोई एंड्रॉयड, और मैं अच्छी तारीफ कर रहा हूँ बढ़ा चढ़ा करके, अरे भाई मेरे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो 1 करोड़ का फ़ोन आता है, ये वो है ना, जिसको तुम एक आसान भाषा में बोलते हो फेंक रहा है, बस वही तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछेगा अनियुक्त अलंकार। अनियुक्त अलंकार का मतलब होता है जहां अप्रस्तुत कथन में प्रस्तुत का बोध हो, मतलब जहां कोई चीज़ अवेलेबल ना हो लेकिन आपको आपके कथन में लगे कि ये यहाँ पर उपलब्ध है ना। अरे सिंपल से यार, जब हम किसी 2 व्यक्ति बैठे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो व्यक्ति अप्रस्तुत होता है लेकिन हम उसे प्रस्तुत करके उसके बारे में बात करते हैं, यही तो होता है आपका अनियुक्त अलंकार। और ये तुम्हारी परीक्षा में आएगा। ये दोनों अलंकार आपको अच्छे से पढ़ना है। एक और अलंकार ध्यान रखना, मानवीकरण अलंकार। ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जहां मानव के अतिरिक्त निर्जीव तथा आमूर्ति पर मानव सुलभ गुण कर्म और आरोप करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ निर्जीव है, जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने टेबल रखा है, तो टेबल निर्जीव है लेकिन टेबल को मैं सजीव बना करके उसके बारे में बोलूँ, यही कहलाता है मानवीकरण अलंकार। मतलब कोई चीज़ को हम मनुष्य के रूप में उसे देखें। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का काम क्या, निर्जीव भाई, मोबाइल ना तो स्वयं से चार्ज हो सकता ना तो कुछ हो सकता, लेकिन हम उसकी ऐसी तारीफ करेंगे कि बाकी मोबाइल जैसे मनुष्य ही हो, इसे कहेंगे मानवीकरण अलंकार। ये भी तुम्हें समझ में आया होगा, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये 3 अलंकार आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेकआउट कीजिए। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और देखिए वर्तमान में 8,000 से ज़्यादा बच्चे फॉलो कर चुके हैं और लगातार उनको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप पहली बार देख रहे हो मुझे यूट्यूब पर तो प्लीज़ जाइए जा करके और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक टॉपर सीरीज के ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे दिया गया है, जाइए टॉपर सीरीज में जल्दी ज्वाइन होइए। लगभग 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सीट बहुत ही कम है। जल्दी आइए, जल्दी जुड़िए, जल्दी पहुँचिए और जल्दी फ़ायदा उठाइए। ओके स्टूडेंट्स, अब जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें आगे के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।